राइटिंग एंड स्टडी स्किल में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक एंड जिसका अनुमान है राइटिंग इफेक्टिवली, जिसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 को देखते हैं जिसका अनुमान है द बेसिक्स ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की बुनियादी बातें। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर थोड़ा तारुफ देंगे इस यूनिट का, और ये समझना कि लिखना किस तरह मदद करता है इस पर हम बात करेंगे, जिसमें हम लिखना किस तरह मदद करता है, क्या लिखना सीखना सिखाया जा सकता है, अपनी तहरीरी पर तनकीदी सोच, और आइए खुलासा करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि राइटिंग है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, राइटिंग को सीखना जरूरी क्यों है, इफेक्टिव राइटिंग किसको कह सकते हैं हम, और हम इस बात पर भी जोर देंगे कि किस तरह एक मौसर मुसन्निफ बनना आपको जाती, समाजी और इल्मी तौर पर तरक्की करने के कायल बनाएगा, और राइटिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से हम राइटिंग को हम डेवलप कर सकते हैं, रिवीजन का क्या रोल है, ट्रबल शूटिंग का राइटिंग के अंदर क्या रोल है, प्रूफ रीडिंग का क्या रोल है, एडिट किस तरह से किया जा सकता है, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम एक क्रिटिकल सोच रखे एज अ राइटर, किस तरह से क्रिटिकल सोच रखनी है, किस तरह से रिफ्लेक्टिव पर्सन बनना है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, जिसमें हम कुछ सवाल उठाएंगे जो आपको इस पर सोचना है कि आपकी क्या राय है। तो एक वार्म अप करते हैं कि क्या आप लिखने के लिए अपनी इब्तिदाई तजुर्बे को याद कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा था, क्या आपको आपके वालिदीन या उस्ताद ने दर्जाबंदी की थी तो आपको कैसा लगा था, या एक अहम मोड़ के बारे में सोचे जब आपका लिखने का रवैया बदला, कि क्या हुआ था, आप क्यों बदल गए थे, आपकी राइटिंग जो है वो किस तरह से बदल गई थी, किस वजह से बदल गई थी, आपकी स्किल्स में किस तरह से इंप्रूवमेंट आ गई थी, या लिखने के हवाले से आपको सबसे ज्यादा किसने मुतासर किया है, क्या आपके उस्ताद ने, आपके दोस्त ने, या किसी खानदान के किसी फर्द ने, या किसी और शख्स ने। अब हम तारुफ देते हैं इस यूनिट का। अक्सर हम देखते हैं कि राइटिंग जो है ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम एज अ स्टूडेंट हम मैसेज टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, या ब्लॉग राइटिंग हम करते हैं, या अपने आइडियाज अपने स्किल्स के बारे में हम लिखते हैं ब्लॉग्स में, या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया में हम मैसेजेस लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, या फॉर्मल ईमेल्स भी हम अक्सर लिखते हैं, या जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम भी हम फॉर्मल ईमेल्स लिखते हैं, या असाइनमेंट जो है जब हमें टीचर उस्ताद असाइनमेंट देते हैं तो उस टाइम भी हम राइटिंग जो है उसको करते हैं। यानी राइटिंग जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये सब जो है ये हमारी प्रैक्टिकल नीड्स हैं, राइटिंग की प्रैक्टिकल नीड्स जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में है, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हम राइटिंग करते हैं या इनफॉर्मल तरीके से हम राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग का बहुत ही अहम रोल है। अब हम बात करेंगे कि राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, राइटिंग स्किल्स को सीखना जरूरी क्यों है। राइटिंग जो है ये हमारी आइडियाज है या हमारी सोच जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे और लॉजिकल वे में हम उसको राइटिंग के जरिए ही रख सकते हैं।
या राइटिंग हम किसी भी कंटेंट के बेसिस पे हम किसी भी टॉपिक को लेकर हम राइट कर सकते हैं, लेकिन उस राइटिंग के ज़रिए हम उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में उनको पेश करते हैं। राइटिंग जो इफ़ेक्टिव राइटर है, वो किस तरह से सिस्टमैटिक तरीका इस्तेमाल करता है। यानी जैसे वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेज़ेस बनाते हैं या फ्रेज़ेस को कंबाइन करके किस तरह से सेंटेंस बनते हैं या सेंटेंस को जॉइन करके कंजंक्शंस का यूज़ करके या बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके हम किसी पे बात करते हैं। जैसे एंड का यूज़ करके एडिशन टू द पॉइंट इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके बिकॉज़ का इस्तेमाल करके हम अपने आइडियाज़ को इलैबोरेट करते हैं और राइटिंग प्रोसेस में इन फ्रेजेस इन वर्ड्स को हम अक्सर देखते हैं। राइटिंग जो है इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसके बहुत सारे मोड्स हैं। अब हम इन मोड्स को सीखे इस यूनिट में इन मोड्स पे हम बात करेंगे, डाइवर्स फॉर्म पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको किस तरह से इम्प्रूवमेंट करें। अब हम बात करते हैं ये समझना कि लिखना किस तरह मदद कर सकता है, यानी अंडरस्टैंडिंग हाउ राइटिंग हेल्प्स। राइटिंग हमें दो तरीकों से मदद करता है। हाउ राइटिंग हेल्प्स, हम इस पे भी बात करेंगे, यानी लिखना किस तरह से मदद करता है। और कैन राइटिंग बी लर्न, क्या लिखना सीखा जा सकता है, यानी राइटिंग स्किल्स को सीखा जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखना किस तरह से मदद करता है, यानी हाउ राइटिंग हेल्प्स। राइटिंग जो है ये हमारी एकेडमिक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। एकेडमिक लाइफ में सक्सेस हासिल करना राइटिंग से मुराद है, यानी राइटिंग जो है वो हमारी एकेडमिक लाइफ में सक्सेस हासिल करने में मदद करता है। हम राइटिंग जो है हम लेटर्स लेटर राइटिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट्स में भी हम राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजल लिखने में भी हम राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग से हमें मदद मिलती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, अगर उसको हमने साथ-साथ इसके मेन पॉइंट्स को हमने साथ-साथ लिखा, उनको उनकी कोहेरेंट नोट्स बनाए, एनालाइज़ किया, सिंथेसाइज़ किया, उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ किया, जो हमने डिफरेंट सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन की है, तो उससे हमारी जो जो भी स्टडी है, वो हमें अच्छे से याद रहती है। यानी राइटिंग जो है, ये हमें याद रखने में भी मदद करती है। और राइटिंग जो है वो हमारी रीडिंग को भी बेटर बना सकती है, क्योंकि इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस हो जाती है, हमारी जो न्यूज़ साइट इनसाइट जो है वो डेवलप हो जाती हैं और हम क्रिटिकल थिंकर जो है वो बनते हैं। यानी राइटिंग और रीडिंग जो है ये एक साथ देखने को मिलते हैं, या एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो है वो राइटिंग का इफ़ेक्ट रीडिंग पे है, रीडिंग का इफ़ेक्ट राइटिंग पे है। अब हम देखते हैं कि जो राइटर्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट पीसेस ऑफ राइटिंग करते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के लिखने की कोशिश करना एक मुख्तलिफ तरीकों से सीखने का माउन करता है। यानी एक्सपोजिटरी कंपोजिशन लिखने के लिए हम राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे नैरेटिव्स हो या आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो, उसमें भी हम राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिफरेंट जॉनरास के लिए एक डिफरेंट राइटिंग स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम हर किसी जॉनरा के लिए सेम राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेक्स्ट में उन स्किल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, या बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग से हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। राइटिंग से हम कन्वर्सेशनल इश्यूज पे बात कर सकते हैं, हम अपनी बेसिक बिलीफ्स के बारे में हम जान सकते हैं, हम क्रिटिकल तरीके से हम सोच सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। हमारी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है राइटिंग से। राइटिंग जो है ये इसका काफ़ी रोल है एकेडमिक
लाइफ में सक्सेस हासिल करने में राइटिंग स्किल्स को के बारे में राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना, इसका काफ़ी रोल है। कहते हैं कि एक गुड रीडर ही गुड राइटर बन सकता है और एक गुड राइटर जो है वो गुड रीडर बन सकता है। राइटिंग हमें जॉब के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, राइटिंग स्किल को हासिल करने के लिए। हमें जॉब हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। यानी हमें जब अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से ईमेल लिखनी है, किस तरह से लेटर्स लिखनी है, फॉर्मल लेटर्स किस तरह से लिखनी है, किस तरह से हमें लैंग्वेज का करेक्ट यूज़ जो है फॉर्मल वे में किस तरह से यूज़ करना है। ये हमारी जो जो है कैरियर में हमारी एनहांसमेंट इससे हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या लिखना सीखा जा सकता है, यानी कैन राइटिंग बी लर्न्ड? राइटिंग जो है इसको सीखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो एक गुड राइटर्स होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, यानी उनमें जो स्किल्स होती हैं वो इनहेरेंट होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक इनहेरेंट जिसमें स्किल भी होते हैं, यानी जो पैदाइशी जिसमें ये स्किल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स, उनको भी वक्त के साथ साथ जो है उनको भी इन स्किल्स को सीखना पड़ता है। अपनी जो राइटिंग जो है उनको डेवलप करनी पड़ती है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो राइटर्स होते हैं वो नेचुरल, वो इनबॉर्न राइटर्स होते हैं। तो एक राइटिंग स्किल्स को सीखा जा सकता है। वक्त के साथ साथ जो गुड राइटर्स भी होते हैं, चाहे वो इनबॉर्न राइटिंग स्किल्स उनमें हो, वो वक्त के साथ साथ इन राइटिंग स्किल्स को भी सीखते हैं, इनको प्रैक्टिस में लाते हैं, इनको कंस्टेंट इनकी प्रैक्टिस करते हैं इन स्किल्स की। तभी वो इफेक्टिव राइटर बन सकता है, यानी मुसन्निफ तभी वो बन सकता है जब वो इन स्किल्स को प्रैक्टिस में लाता है। अब देखते हैं कि इफेक्टिव राइटर यानी मौसर मुसन्निफ किस तरह से बनते हैं, किस तरह से एक राइटर जो है वो मौसर मुसन्निफ किस तरह से बनता है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, लर्न टू राइट बाय रीडिंग, यानी रीडिंग के साथ साथ जितनी रीडिंग की जा सकती है उतनी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। यानी एक्सटेंसिव रीडिंग करने से एक बेटर, एक गुड राइटर को चाहिए कि वो एक एविड रीडर बने, वो रीडिंग का बहुत शौकीन हो, वो डिफरेंट टेक्स्ट्स, डिफरेंट जॉनरा को पढ़े, तभी उनकी जो रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वो खाली एन्जॉयमेंट के पर्पस पे रीड ना करे, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए खाली ना पढ़े, बल्कि अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी हम रीड कर सकते हैं। रीडिंग जो है ये हमें बहुत तरीकों से डेवलप हो सकती है। यानी हम डिफरेंट जॉनरा को पढ़ सकते हैं, डिफरेंट जर्नल्स को पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यानी इंटरनेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं रीडिंग राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। आर्गुमेंटेटिव एसेज को ज़्यादा पढ़ने से भी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। पर्सुएसिव पीसेस को पढ़ने से भी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो एक अच्छे राइटर की यही निशानी है कि वो इन स्किल्स को, जो भी उन्होंने वो स्किल सीखे, जो भी उन्होंने रीड जितने स्किल्स को सीखा है उनको प्रैक्टिस में जितना वो लाए उसके लिए वो बेहतर है। यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस जब उन स्किल्स की हो जाती है तब वो एक मोहसिन मुसन्निफ बन सकता है। यानी जितनी वो प्रैक्टिस करता है इन स्किल्स की, उनकी जो आइडियाज़ हैं किस तरह से थॉटफुल मैनर में इनको क्रिएट करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, लॉजिकल वे में इनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो एक अच्छे राइटर की निशानी होती है। यानी एक प्रैक्टिस करने से सब जो है, ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं। यानी थॉटफुल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल वे में आइडियाज़ क्रिएट करना ये भी डेवलप हो जाती हैं। किस तरह से पैसिव वोकैब्युलरी को एक्टिव वे में लाने से राइटिंग स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। या डिफरेंट जॉनरों को पढ़ने से, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग पीसेस को पढ़ने से भी जो है
राइटिंग जो है वो डेवलप हो सकती है, राइटिंग स्किल्स जो है वो एनहांस हो सकती है। इसके अलावा वोकैब्युलरी को डेवलप करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने इससे पिछले यूनिट में डिस्कस किया कि किस तरह से कितने टाइप्स की वोकैब्युलरी होती है, यानी एक्टिव वोकैब्युलरी, पैसिव वोकैब्युलरी। एक्टिव वोकैब्युलरी जो है वो हमारी बहुत कम होती है और पैसिव वोकैब्युलरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उस पैसिव वोकैब्युलरी को उसको एक्टिव वे में उसको यानी उसको प्रैक्टिस में लाना, तभी हम उसको कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिव वोकैब्युलरी है वो डेवलप हो गई। यानी हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जानते हैं जिनकी हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन हम उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो एक अच्छा राइटर हम उसको कह सकते हैं जो उस पैसिव वर्ड्स को, पैसिव वोकैब्युलरी को उनको अगर प्रैक्टिस में लाए, तो उससे जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकती है। तो जितनी उनकी वो प्रैक्टिस में पैसिव वोकैब्युलरी को प्रैक्टिस में लाता है, तो उससे वो स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उनकी जो स्किल्स में एनहांसमेंट होती है, वो वर्ड कॉन्शियस रहते हैं, या वर्ड कॉन्शियस होने के अलावा वर्ड सीकर भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि राइटिंग पर्पस क्या है। एक रीडर जो है वो किस तरह से डिफरेंट जॉनर की नॉलेज किस तरह से हासिल करे, वो किस तरह से अपनी राइटिंग को फोकस में रखे, प्रिसाइज वे में रीड करे, जिस तरीके यानी जिस टाइप को वो राइटर है वो उन पर्टिकुलर टेक्स्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ताकि उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाए। एक राइटर का जो एक उसको दिमाग में ये पर्पस रखना, एक गोल रखने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से वो पर्टिकुलर उनका जो पर्टिकुलर गोल है, उनका जो पर्टिकुलर एम है, यानी एज़ अ राइटर जो है उनको ये भी ज़रूरी है कि उनका रीडर कौन होने वाला है। क्या वो जनरल ऑडियंस है, क्या वो स्पेसिफिक ऑडियंस है? तो वो उसको भी दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है एज़ अ राइटर। तो क्या वो उसको ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो अगर पर्टिकुलर पीस लिख रहा है, यानी पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में लिख रहा है, उसकी जो ऑडियंस है वो कैसी है, उसकी रीडर्स पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसको इन बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो राइट जो है एज़ अ सेल्फ डिस्कवरी के लिए लिख रहा है, या प्रेज़ेंटेशन के लिख रहा है, या किसी या डिस्क्रिप्टिव टाइप टेक्स्ट लिख रहा है, किस टाइप जो है वो राइटिंग कर रहा है। तो एक राइटर को इन सब बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। उनको ये बात भी बहुत अहम है कि एक राइटर को अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी ऑडियंस क्या वो स्पेसिफिक ऑडियंस है, क्या वो जनरल ऑडियंस है। स्पेसिफिक ऑडियंस यानी क्या, अगर एक राइटर जो है क्या वो कॉलेज ऐसे के लिए लिख रहा है, या जॉब एप्लीकेशन के लिए लिख रहा है। उसकी जब वो किसी पर्टिकुलर पर्पस स्पेसिफिक वे में लिख रहा है, तो उसकी जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक रहती है। या क्या वो किसी मैगज़ीन के लिए लिख रहा है, या किसी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा है, जहाँ पर उसकी जो ऑडियंस है वो जनरल है। तो उनका उसको एक राइटर को इन बातों का भी ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स को लेते हैं कि किस तरह से एक राइटर जो है राइटर को किस तरह से सोचना ज़रूरी है, किन सवालों को उठाना बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से एक राइटर को रीडर की अवेयरनेस जो है होना कितना ज़रूरी है, और किस तरह से वो रीडर की अवेयरनेस के बारे में जाने, उनकी अपने रीडर को जाने, किस तरह से यानी क्या क्वेश्चन्स हैं, वो सबसे पहले वो खुद से सवाल किस तरह से करे, इन बातों पे हम ज़ोर डालते हैं कि सबसे पहले राइटर को ये सोचना चाहिए कि मेरी रीडर्स जो हैं, वो कौन है? अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर थीम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो रीडर हैं, वो कौन है? वो सबसे अहम है। उसके बाद इस वाक़या के बारे में पढ़ते हुए मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे, या वो क्या सोचने का इम्कान करेंगे। तो ये भी एक राइटर को सोचना बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी टेक्स्ट को लिखने से पहले। या मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे रीडर्स जो हैं वो क्या सोचें इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, उनके ज़हन में क्या असर पड़े, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। या इस वाक़या से मेरी क़ारीन से वाक़फ़ियत का कितना इम्कान है, या इन्हें क्या ताज्जुब हो सकता है,
या मैं अपने क़ारीन को अपनी ज़िंदगी में इस वाक़या की अहमियत को किस तरह से समझने में या किस तरह से मदद मिल सकती है। तो इस पे भी ज़ोर डालना बहुत ही ज़रूरी है, इस पे भी सोचना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक राइटर को इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही पता होनी चाहिए, तब वो किसी भी पीस के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकता है, किसी भी थीम को वो डिस्कस कर सकता है। यानी सबसे पहले उसको एक रीडर की अवेयरनेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो जब एक राइटर जो होता है, वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से डिस्कस करता है। तो उसके लिए क्या अहम तरीके हैं, तो 2 अहम तरीके जो हैं जिनमें आप ऐसा कर सकते हैं, यानी आप किस तरह से महारत हासिल कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को, थीम को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है, दरियाफ़त करना कि आप इस मौज़ू के बारे में पहले पहले से कितना जानते हैं। यानी अगर आप किसी टेक्स्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद से सवाल करें कि आप ऑलरेडी इसके बारे में आप कितना जानते हैं? इस टेक्स्ट के बारे में आप कितना जानते हैं? यानी डिस्कवरी करने से पहले, रिसर्च करने से पहले, आप खुद से सवाल करें कि आप इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आप क्या क्या सोच रखते हैं, ऑलरेडी आप कितना जानते हैं? तो वो होना ज़रूरी है। यानी आपके इंटरेस्ट्स जो हैं, आप इस टॉपिक के बारे में क्यों लिखना चाहते हैं? एक्जिस्टिंग नॉलेज आपकी कितनी है इस टॉपिक के बारे में? आप कितना जल्दी लिख सकते हैं? या विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑर्गनाइज़ेशन के बजाय आप पहले सोचें कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं? आप इसके बारे में क्यों लिखना चाहते हैं? सबसे पहले ये सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद डूइंग रिसर्च इज़ एसेंशियल, यानी तहकीक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब एक राइटर को पता चलती है कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में लिखना चाहता हूँ और मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी कितना जानता हूँ, या मैं इस सब्जेक्ट के बारे में, इस पर्टिकुलर थीम के बारे में मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ? उसके बाद जब वो ये सवाल करे, उसके बाद उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उसको तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। यानी उसको इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे रेलेवेंट आर्टिकल्स को देखना, बहुत सारे रेलेवेंट बुक्स को देखना, उनको पढ़ना, या इंटरनेट का इस्तेमाल करना, इस टॉपिक के रिलेटेड इंटरनेट पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका रिसर्च करना, उसकी तहकीक करना बहुत ही ज़रूरी है। या उन वेबसाइट्स का उनको बुकमार्क करना, यानी उसका यूआरएल जो है, या उसकी जो वेबसाइट का नाम क्या है, किस टाइम पे उस वेबसाइट को हमने यूज़ किया है, वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है। या अगर किसी बुक को लिया है, एज़ अ रेफ़रेंस उसको लिया है कि उस ऑथर का नाम क्या है, उस किताब का नाम क्या है, किताब के ऑथर का नाम क्या है, पब्लिकेशन डेट क्या है, पब्लिशर कौन है, टाइटल क्या है, पेज नंबर क्या है, या आर्टिकल का नाम क्या है। अगर किसी जर्नल का लिया है, जर्नल में आर्टिकल का नाम क्या है या जर्नल का नाम क्या है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इनको नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो है राइटर जो है राइटर्स को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले, यानी जब राइटर किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं या लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले वो प्लान करते हैं। तो उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं, अपने प्लान को वो रिवाइज़ करते हैं, ड्राफ्ट को भी रिवाइज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। यानी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग में कौन-कौन से जो हैं स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले राइटिंग अ प्लान, राइटिंग अ ड्राफ्ट, कॉन्फ्रेंसिंग, रिवाइसिंग जो है, ये इनके स्टेप्स हैं। यानी सबसे पहले एक आउटलाइन लिखी जाती है, जब भी एक राइटर किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना चाहता है, जब उसको पता चलती है कि वो इस टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड क्यों है, वो इस टॉपिक के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है, या एग्जिस्टिंग जो है जो ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है इस टॉपिक के रिलेटेड, वो क्या है, उसकी जब तहकीक की, उसके बाद जो है राइटर एक प्लान करता है, यानी एक आउटलाइन बनाता है कि उसका जो उसके स्टेप्स हैं, वो किस तरह होने चाहिए, वो स्टेप्स वो किस तरह से फ़ॉलो करे, वो क्या-क्या लिखना चाहता है, एक आउटलाइन उसका बनाए। उसके बाद ड्राफ्ट बनाया जाता है।
ड्राफ्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ड्राफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आगे जाके इसको चेंजेस ना ला सके। ड्राफ्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो रीडर है, जब उसको रीड करे, वो उसको उसमें चेंजेस ला सके। क्योंकि जब राइटर जब एक आउटलाइन बनाता है, उसके बाद इस आउटलाइन में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। जब वो एक्जिस्टिंग लिटरेचर उसको पढ़ता है या तहकीक करने के बाद जब उसको पता चलती है कि जो इसके आइडियाज़ हैं, क्या वो सही से जा रहे हैं, जो उसने आउटलाइन बनाया है, क्या वो सही से जा रहा है? या किसी साथ ये कंपेयर तो नहीं हो रहा है, कंट्रास्ट तो नहीं हो रहा है? उन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जब एक राइटर प्लान बनाता है, ड्राफ्ट बनाता है, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अगर इसमें चेंजेस लानी पड़े, तो ईज़िली ला सके। या इसमें जो है लॉजिकल फ्लो जो है, इस प्लान में लॉजिकल फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है, ड्राफ्ट में लॉजिकल फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद कॉन्फ्रेंसिंग, यानी जो इम्पॉसिबल डिस्कवरीज़ हैं, उनको समझना या अपनी पंक्चुएशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बहुत सारे राइटर जब ड्राफ्ट बनाता है, उसके बाद वो देखता है कि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं, सीक्वेंसिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है या लॉजिकल मिस्टेक है, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ थॉट्स नहीं हुए हैं। तो जब यानी कॉन्फ्रेंस को ऐसा पता चलता है जब उसको फिर से पढ़ता है, जब एक राइटर इस टेक्स्ट को फिर से पढ़ने लगता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि कहाँ-कहाँ पर उसने मिस्टेक्स की हैं। तो एक गुड राइटर हम उसको कह सकते हैं जब वो अपनी टेक्स्ट को फिर से पढ़े, उसके बारे में उसको फिर से रिवाइज़ करे। जितनी बार उसको रिवाइज़ करता है एक राइटर, जब जितनी बार इस टेक्स्ट को रिवाइज़ करता है, तो उससे वो जो मिस्टेक्स होती हैं, जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं, वो निकल आ जाती है, तो उसको वो इम्प्रूव हो जाती है। या रिवाइसिंग, इसके बाद जो रिवाइसिंग है, रिवाइसिंग में या तो वो किसी फ्रेंड को इस टेक्स्ट को देता है या अपने टीचर को दिखाता है, ताकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो राइटर जो है वो खुद उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। क्योंकि जब कंटिन्यूअसली किसी टेक्स्ट को पढ़ा जा सकता है जाता है, तो उसमें ऐसी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एक राइटर जो है उनको पॉइंट आउट करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक राइटर को चाहिए कि जब इस टेक्स्ट को कंप्लीट करे, रिवाइज़ करे अपनी जगह, तो उसके बाद अपने किसी दोस्त या किसी अपने टीचर को उस टेक्स्ट को दे, ताकि वो उसको पॉइंट आउट करे कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, या वोकैब्युलरी मिस्टेक नहीं है, या कभी-कभार क्लैरिटी जो है वो टेक्स्ट में वो नहीं दिखती है, लेकिन राइटर को ऐसा लगता है कि टेक्स्ट जो है वो क्लियरली या लॉजिकली जो है ये प्रेज़ेंट हो रहा है। लेकिन जब हम किसी और को देते हैं ये टेक्स्ट, जब कोई और देखता है, तो वो उसके लिए ईज़िली बन जाता है कि इन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें। यानी कोई दोस्त हो या कोई और रीडर हो, जब वो इन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता है, तब एक राइटर को चाहिए कि पॉइंट्स पे जब वो कमेंट करता है या फीडबैक देता है, तो उस फीडबैक पे सोचे और देखे कि क्या ये फीडबैक सही है। तब जब ये फीडबैक एक राइटर को सही लगता है, तब वो इन जो ये मिस्टेक्स होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है या उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद देखते हैं, एक्सेलरोड और कूपर ने कुछ सजेशंस दी हैं कि किस तरह से ड्राफ्ट को ट्रबल शूट किया जा सकता है, क्या स्टेप्स हैं, ट्रबल शूट करने के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है वो फोकस है, रीडेबिलिटी है, एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेटरी स्ट्रैटेजी है, एडिटिंग एंड प्रूफिंग है। फोकस यानी तवज्जो मज़कूर करना। तो एक्सेलरोड और कूपर ने सबसे पहला एक तरीका जो है ट्रबल शूट करने का तरीका जो है ड्राफ्टिंग में, वो है फोकस, यानी तवज्जो मज़कूर करना। एक राइटर को चाहिए कि वो अपना फ़ोकस या तो उसका ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए या ज़्यादा स्पेसिफ़िक नहीं होना चाहिए। एक राइटर को इन बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका जो टॉपिक है, वो ज़्यादा ब्रॉड, यानी हर ज़्यादा पहलुओं को टच ना करे, क्योंकि वो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको समराइज़ करना, उनको एनालाइज़ करना, सिंथेसाइज़ करना। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका जो फ़ोकस है काफ़ी नैरो है, या काफ़ी
बहुत ही जो स्पेसिफिक चीज़ पे उसका फ़ोकस है, जिसके लिए उसको एंड जो आइडियाज़ हैं क्रिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद रीडेबिलिटी यानी पढ़ने की अहलियत जो है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। उससे जो हम ड्राफ्ट में ट्रबल शूट कर सकते हैं। यानी जब एक राइटर को सोचना चाहिए कि क्या ये इसमें लॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, इस टेक्स्ट में के अंदर लॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है। क्या हर पैराग्राफ जो है वो उसका जो फ्लो है, उनकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है क्या वो सही है, उसको जो वो है फ्लो ऑफ थॉट्स आइडियाज़ जो हैं क्या वो सही जा रहा है? या ये किस तरह से रीडर के लिए इंटरेस्टिंग बन सकता है? या इनको किस तरह से समराइज़ करना है? क्या जब लास्ट में जब एक राइटर टेक्स्ट को समराइज़ करता है, क्या वो सही से समराइज़ कर रहा है? या फ्यूचर के बारे में क्या वो स्पेक्युलेटिंग कर रहा है फ्यूचर के बारे में? इस पे भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है ड्राफ्टिंग के अंदर। उसके बाद मुनासिब वज़ाहती हुकूमत अमली यानी एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेटरी स्ट्रैटेजीज़ स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल सही से कर रहा है कि नहीं? क्या क़ारीन जो हैं वो इस टेक्स्ट से किस तरह से मालूमात हासिल कर सकते हैं? क्या ये मालूमात सही से प्रेज़ेंट हुई हैं या क्या ये टॉपिक जो है ये सही से प्रेज़ेंट हुआ है? क्या ये सही से इसमें जो ऑर्गनाइज़ेशन है लॉजिक जो है इसका सही से लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है, सीक्वेंस का इस्तेमाल सही से हुआ है, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्या जो वर्ड्स इसके अंदर हुए हैं क्या वो सही से इस्तेमाल हुए? उनको इनके एंटोनिम्स क्या हैं, सिनोनिम्स क्या हैं, उन पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। कि इनमें एग्ज़ाम्पल्स का इस्तेमाल सही से हुआ है, इलस्ट्रेशन अच्छे से हुई है कि नहीं? क्या टेबल्स, ग्राफ़्स, फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल सही से हुआ है? कि इनको और वज़ाहत देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो एक राइटर जो है उनको इन बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एडिटिंग और प्रूफिंग जो है, इस पे भी जो है एक राइटर को ड्राफ्ट में किस तरह से ट्रबल शूट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। यानी एडिटिंग और प्रूफिंग जो है, ये एक अहम ट्रबल शूटिंग डिवाइस है ड्राफ्ट के अंदर। एक जब रिवाइज़ किया जाता है, एक वेल एडिटेड, वेल रिवाइज्ड या जो टेक्स्ट होता है, वो एक अच्छा टेक्स्ट माना जाता है। यानी उसमें जो पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जितनी बार एक राइटर अपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बार-बार रीड करने की कोशिश करता है, बार-बार रिवाइज़ करने की कोशिश करता है, उसकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो प्रूफ रीडिंग करना, एडिटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एडिटिंग करने से वो एक बैड रीडर साबित हो अ, बल्कि एक रिवाइज़ करने से वो गुड रीडर साबित होता है क्योंकि जितनी वो मिस्टेक्स को बार-बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो इससे जो है वो एक गुड राइटर की निशानियाँ होती हैं। या क्या उसने वो जब 2 तरीके होते हैं लिखने के, या तो कंप्यूटर पे लिखा जा सकता है या कंप्यूटर पे डायरेक्टली राइट किया जा सकता है या तो जो है या सीधे नोटबुक पे जो है वो राइट किया जा सकता है। लेकिन नोटबुक पे पंक्चुएशन स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जब यही मिस्टेक्स जब अगर हम देखते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप्स में अगर हम राइट करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ईज़िली पॉइंट आउट हो जाती हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो उसको सीधे पॉइंट आउट करते हैं कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर या ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर। लेकिन कंप्यूटर में एक ड्रॉबैक है जब हम कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली लिखते हैं, उसका ये कि वो हमारी जो लॉजिकल सीक्वेंस में क्या ये टेक्स्ट लॉजिकली सीक्वेंस्ड है वो इन सब एरर्स को पॉइंट आउट नहीं करता है। स्पेलिंग को पॉइंट आउट कर सकता है, वोकैब्युलरी पंक्चुएशन को पॉइंट आउट कर सकता है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकता है। लेकिन आइडियाज़ क्या वो आइडियाज़ लॉजिकली या सीक्वेंशली प्रेज़ेंटेड हैं वो प्रेज़ेंट हो रहे हैं, उन सबको जो है वो पॉइंट आउट नहीं करता है। एक गुड रीडर को चाहिए कि बार-बार जो है इसको रिवाइज़ करे, इसकी एडिटिंग करे, इसकी प्रूफ रीडिंग करे, उससे इसकी जो ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जितनी भी मिस्टेक्स होगी, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। उसको चाहिए कि एक
राइटर को चाहिए कि वो डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल करे, वो थिसॉरस का इस्तेमाल करे, वो एंटोनिम्स का इस्तेमाल करे, सिनोनिम्स का इस्तेमाल करे। वो एक कॉमनली एक बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे कि इट्स और इट्स एपस्ट्रॉफी वाला इट्स जो है, उसमें फ़र्क जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। या लेट्स एलईटीएस और दूसरा एलईटीएस जो एपस्ट्रॉफी वाला लेट्स है, उसमें रखना, उसमें फ़र्क समझना बहुत ही ज़रूरी है। या जब एक टेक्स्ट को लाउडली पढ़ा जा सके, वो जब उसको लाउडली पढ़ा जाता है, तो उससे भी जो मिस्टेक्स हैं, उससे वो पॉइंट आउट हो जाती हैं। एक रीडर के लिए एक ईज़ी बन जाता है कि इन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना। या इसको रीडर को चाहिए, यानी राइटर को चाहिए, उसको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या एडजेक्टिव्स प्रॉपर्ली इस्तेमाल हुए हैं? क्या एडजेक्टिव क्लॉजेस जो हैं, इनमें तो मिसप्लेसमेंट ऑफ कॉमास तो नहीं हुए हैं? या एडजेक्टिव का ऑर्डर जो है वो सही है? क्या पास्ट परफेक्ट वर्ब का इस्तेमाल सही से हुआ है? पैसिव फॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ है? तो इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि थिंकिंग क्रिटिकली ऑफ योर राइटिंग, यानी अपनी तहरीर पर तनकीदी सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करना। कि एक राइटर को चाहिए कि वो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप करे। क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से डेवलप होती है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करे, या एक वोकैब्युलरी को डेवलप करें, उससे जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो जाती है। एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो डेवलप हो जाता है। एक क्रिटिकल थिंकर जो है, राइटर जो है क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। जब वो किसी राइटर किसी भी पीस को एक क्रिटिकली समझने की कोशिश करता है, क्रिटिकली देखने की कोशिश करता है। जब वो अपनी राइटिंग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब उसने लिखा, फिर उस टॉपिक को उसको क्रिटिकल वे में उसकी प्रूफ रीडिंग करना, उसकी क्रिटिकल वे में उसकी एडिटिंग करना, रीडर को नज़र में रख के उसकी एडिटिंग करना, जो है उससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि किस तरह से एक गुड रीडर की क्या निशानी, गुड राइटर की क्या निशानी है। रीडिंग करने से राइटिंग किस तरह से डेवलप हो जाती है, और गुड रीडर की उसकी क्या-क्या स्टेप्स हैं, एक राइटिंग स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से एडिटिंग की जाती है, प्रूफ रीडिंग क्या होती है, वोकैब्युलरी को डेवलप करना कितना ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना कितना ज़रूरी है। अब हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका अनुमान है डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। यानी पैराग्राफ्स जो हैं वो किस तरह से लिखा जाए, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस यूनिट का साख्त कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम पैराग्राफ क्या है इस पे बात करेंगे। मौज़ू की तैयारी करना, हम आहंगी जिसमें कोहेजन कोहेरेंस आता है, पैराग्राफ की तंज़ीम, तारीख की तरतीब, सवानी तहरीर, बयानिया, अमल, मकामी ताल्लुकात और तबकाती ताल्लुकात, पैराग्राफ की इक़साम, मिसाल, तफ़सील, वजह और असर, तारीफ़, मवाज़ना और तसाद और खुलासा। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि पैराग्राफ की तंज़ीम को समझेंगे, इनकी टेक्निक्स को समझेंगे, पैराग्राफ लिखने की जो टेक्निक्स हैं उनको समझेंगे, एक टाइम सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल फ्लो क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। मुख्तलिफ इक़साम क्या है, पैराग्राफ की मुख्तलिफ इक़साम क्या है, उसकी सिंपल प्रोसेस को समझेंगे, स्पेस रिलेशनशिप को समझेंगे, क्लास रिलेशनशिप को समझेंगे। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ जो है ये एक तहरीर की किसी भी शक्ल में कामयाबी हासिल करने के लिए पैराग्राफ लिखने या फ़न में महारत हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी
इस स्किल को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि इसकी जो राइटिंग किसी भी राइटर के जो राइटिंग स्किल्स तभी डेवलप हो सकते हैं या तभी वो किसी टॉपिक के बारे में लिख सकता है जब वो एक उसके पैराग्राफ स्किल्स जो हैं, पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स जो हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। यानी तहरीर का टुकड़ा जो है यानी पीस ऑफ राइटिंग जो है पीस ऑफ राइटिंग में बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, ये एक से ज़्यादा पैराग्राफ इसमें होते हैं और इसमें इस तहरीर के किसी भी शक्ल में कामयाबी हासिल करने के लिए पैराग्राफ लिखने के फ़न में महारत हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पैराग्राफ जो है ये एक टेक्स्ट के अंदर एक एक पर्टिकुलर पीस होता है या पर्टिकुलर पैराग्राफ पर्टिकुलर थीम को डिस्कस करता है। होता था वो पर्टिकुलर यानी वो किसी टॉपिक के अंदर एक सब डिविजन्स क्रिएट कर किया जा सकता है पैराग्राफ्स के ज़रिए। यानी किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। हर एक पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर बात करता है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के रिलेटेड। यानी पैराग्राफ जो है इसमें एक हर किसी पैराग्राफ में इंडिविजुअल पैराग्राफ में पर्टिकुलर थीम रहती है, एक कंट्रोलिंग आइडिया रहता है, जिसके अराउंड जो है बाकी सेंटेंसेस जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बाकी सेंटेंस जो हैं वो इस बारे में डिस्कस करते हैं या एक हम इसको कह सकते हैं कि टॉपिक ऑफ पैराग्राफ यूजुअली कहा जाता है कि हर किसी पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक रहता है और वो टॉपिक जो है वो एक टॉपिक को लेकर बहुत बाकी जो सेंटेंसेस रहते हैं वो इस टॉपिक के बारे में वो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यानी इसको कहा जाता है टॉपिक सेंटेंस। यानी हर किसी पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस होता है और वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो बाकी सेंटेंस के लिए थीम क्रिएट हो जाती है। टॉपिक सेंटेंस यूजुअली हम बिगिनिंग में देखते हैं या तो मिडल में देखते हैं वरना एंड में देखते हैं। यानी सेंटेंस के या पैराग्राफ के जो है बिगिनिंग वाले पोर्शन पे वो टॉपिक सेंटेंस देखने को मिलता है या टॉपिक सेंटेंस हम पैराग्राफ के मिडल पार्ट में भी देख सकते हैं या टॉपिक सेंटेंस हम पैराग्राफ के एंड में भी देख सकते हैं। यूजुअली जो है वो अक्सर हम पैराग्राफ के फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखने को मिलता है। जब एक राइटर पैराग्राफ के फर्स्ट वाले सेंटेंस में इस टॉपिक सेंटेंस को रखता है यानी पैराग्राफ की थीम को रखता है, तब एक रीडर के लिए भी बहुत ही आसाइश होती है इस पैराग्राफ को समझने में और राइटर को भी एक आसाइश होती है कि वो इस आगे जो इसकी बाकी सेंटेंस जो है हेल्पिंग सेंटेंसेस जो है सीक्वेंशियल सेंटेंस है वो किस तरह से वो क्रिएट करे उसके लिए भी इजी होता है। अब हम देखते हैं इस प्रोग्रेस को हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका टॉपिक सेंटेंस जो है वो क्या है इस पैराग्राफ के अंदर यानी जो मेन थीम किस वाले सेंटेंस से आइडेंटिफाई होती है। इसको हम पढ़ते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल whenever they live and whatever their occupation come into contact with animals in any way or another and have a deal with them. It is obvious that the hunter has to know the ways of his quarry, that the farmer must be aware of the habits of the farmyard animals and of the creature and that demand his crops, that the fisherman must know when and where to find his fish and how to outfit them. Even the modern city dweller meets animals. He may want to ward off the roach in his kitchen, or he may keep a dog or a bird and grow familiar with the way of his pet behaves. All over the world, among primitive tribes as well as in modern society, there are those who delight in the observation of animals, and there is growing awareness of the fact that sharing our world with our fellow creatures is like traveling together. We enjoy being surrounded by other beings who, like ourselves, are deeply absorbed in the adventure of living. There is growing sense of marvel and also of affinity. तो एक पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये जानना है कि टॉपिक सेंटेंस जो है इस पैराग्राफ की जो मेन थीम है वो क्या है और वो सेंटेंस के किस वाले पोर्शन में है। क्या वो बिगिनिंग वाले पोर्शन में है, क्या वो मिडल वाले पोर्शन में है,
क्या वो लास्ट वाले पोर्शन में है। ये जो है ये निको टिनबर्ग से ने लिखा है, इस पैराग्राफ को लिया गया है एंड इन्फेंट साइंस इन एनिमल बिहेवियर से इसको लिया गया है, जो टाइम्स लाइफ बुक से इसको लिया गया है। तो इस पैराग्राफ को अगर हम देखते हैं, ये पैराग्राफ एक इसकी जो टॉपिक सेंटेंस जो है इसका, वो पहला वाला सेंटेंस है, यानी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल whenever they live and wherever their occupation come into contact with animals in any way or another and how to deal with them। इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले सेंटेंस में इसकी जो थीम है वो डिस्कस हो रही है। इसके बाद जो है इसी आइडिया के रिलेटेड, इसी थीम के रिलेटेड जो बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो इसी अराउंड जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। यानी इसके जो टॉपिक सेंटेंस है वो इसकी जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो इस टॉपिक सेंटेंस को लेकर डिस्कस हो रहे हैं। यानी इसके बाद किस तरह से फिशरमैन के बारे में लिखा गया है या फार्मर्स के बारे में लिखा गया है, किस तरह से डिफरेंट या सिटी डेवलपर्स के लिए लिखा गया है, किस तरह से वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम एनिमल से कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। यानी जो बाकी सेंटेंसेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर थीम के अराउंड जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो पहला वाला सेंटेंस है इस पैराग्राफ के अंदर वो टॉपिक सेंटेंस है, और जो बाकी सेंटेंस है वो इसी टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं या इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं डेवलपिंग द टॉपिक, यानी मौजू को तैयार करना। मौजू को तैयार करना, किस तरह से मौजू को तैयार किया जा सकता है। जब एक पैराग्राफ के अंदर एक थीम रहती है, उसकी जो बाकी सेंटेंसेस रहते हैं वो उसको इस थीम को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। यानी इस आइडिया मेन जो थीम रहती है उसको डिस्कस करने की, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं जो बाकी जो सेंटेंसेस रहते हैं इन्हीं की मदद से हम इस थीम को इलैबोरेट करते हैं, इस थीम को एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको डिस्कस करते हैं, इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले इससे जो हमने चेक योर प्रोग्रेस देखा, तो उसमें भी हमने देखा कि इसमें एक जो है मेन थीम थी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर, इसमें एक मेन थीम थी जो बाकी जो इसके सेंटेंस थे वो इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। यानी एक पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस रहता है, उसके बाद जो बाकी सेंटेंसेस रहते हैं वो या तो एग्जाम्पल्स रहते हैं या एक इलस्ट्रेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। जैसे कि हमने उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसमें एग्जाम्पल्स थी, उन सेंटेंस उसमें एक मेन थीम थी कि किस तरह लोग जो हैं वो एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाते थे, और किस तरह जो उसकी जो बाकी सेंटेंस थे वो हंटर को डिस्कस कर रहे थे, फिर फार्मर्स को डिस्कस कर रहे थे, फिर फिशरमैन को डिस्कस कर रहे थे, फिर सिटी डेवलपर्स को डिस्कस कर रहे थे। जो इस मेन जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, जो ये सब जो है ये हंटर्स, फार्मर्स, फिशरमैन, सिटी डेवलपर्स जो है ये मेन आइडिया को इलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में जो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लास्ट में किस तरह से सम अप किया था इस पैराग्राफ को, कि किस तरह से लिखा गया है, राइटर ने किस तरह से लिखा कि ह्यूमंस और एनिमल्स के दरमियान और अदर क्रिएचर्स के दरमियान एक कॉमन बॉन्ड है। यानी उसको समराइज किया गया है लास्ट पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरह से हम जो है मौजू को तैयार कर सकते हैं, यानी पैराग्राफ्स को बना सकते हैं, पैराग्राफ्स को राइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोहेरेंस, यानी यूनिटी, यानी जिसको कहते हैं एतदाद पैदा करना। जब तक ना सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर यूनिटी ना हो तब तक एक सेंटेंस तब तक के पैराग्राफ में सीक्वेंस नहीं रहता है, एक लॉजिकल फ्लो नहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती है। तो एक सेंटेंस का एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है पैराग्राफ के अंदर। जब तक ना एक लॉजिकल फ्लो हो, जब तक ना सेंटेंसेस में आपस में यूनिटी हो, यानी एतदाद ना हो आपस में, तब तक एक पैराग्राफ जो है इनकम्प्लीट रहता है। पैराग्राफ के अंदर
यूनिटी रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आइडिया को ये एक एक प्रेज़ेंटेशन देते हैं, एक सेंट्रल थीम के अराउंड किस तरह से वो बात करते हैं, सेंट्रल थीम को किस तरह से डिस्कस करते हैं, या बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं उनका होना किस तरह से सीक्वेंस में इनको किस तरह से प्रेज़ेंट करना, वो टॉपिक सेंटेंस को किस तरह से प्रेज़ेंट करे। इनकी जो यूनिटी है यूनिटी होना पैराग्राफ के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो है कोहेजन, कोहेजन यानी कोहेरेंस तभी पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलती है जब तक ना हम कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, यानी हम कोहेसिव डिवाइसेस या साइन पोस्टर्स या सिग्नल वर्ड्स का इस्तेमाल जब तक ना हम इनका करेंगे तब तक कोहेरेंस जो है वो पैराग्राफ के अंदर देखने को नहीं मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि जो साइन पोस्टर्स हैं या कोहेसिव डिवाइसेस हैं, वो हम पैराग्राफ के अंदर वो क्या होती हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस के दरमियान इन कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो कोहेरेंस जो है पैराग्राफ के अंदर डेवलप हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, Man has been able to spread across the earth so widely for four main reasons. First, he is a terrestrial animal and not restricted to forest. Secondly, he can cross any natural barriers such as deserts, oceans, and mountains. Moreover, he can live off a very wide variety of food. Most important of all, he has developed culture. He has learned to make clothes and build fires, which allow him to live in climates where he would otherwise perish. To a large extent, he shares some of these advantages with monkeys. They too can move over unforested land. They too can cross some natural barriers, as they have the ability to swim, and they too can digest many kinds of food. Thus, a single species of baboon has spread across Africa from Dakar in the west to Ethiopia in the east and south to the way to the Cape of Good Hope. Similarly, macaques have done at least as well. One species, the rhesus is equally at home in forest, in open cultivate field, heavily populated steers. तो एक एग्जाम्पल थी, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट का इस्तेमाल हुआ है, सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, टू अ लार्ज एक्सटेंट, दस, सिमिलरली, इन वर्ड्स का जो इस्तेमाल हुआ है इनको हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, इनको हम कोहेसिव डिवाइस कहते हैं। इनकी वजह से जो है सेंटेंसेस में पैराग्राफ के अंदर एक यूनिटी पैदा हो जाती है। जो साइन पोस्ट है, हम सेंटेंस में बहुत सारे साइन पोस्टर्स हो सकते हैं या कोहेसिव डिवाइसेस उनको कह सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, या अगर हमें यानी रिजल्ट दिखाना है, इसके लिए हम किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, जैसे देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, दस, हैंस, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या उन कोहेसिव डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर सकते जब हमें एग्जाम्पल्स को दिखाना है या किसी एग्जाम्पल को हमें डिस्कस करना है, हम उसके लिए कौन से कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। वो है फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली, एज एन इलस्ट्रेशन, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या कंपैरिजन, मवाजना दिखाने के लिए हम किन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिमिलरली, लाइकवाइज। या बरअक्स दिखाने के लिए हम किन वर्ड्स या किन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाउ एवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड। या एडिशनल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए हम मोर ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्दरमोर, ऑल्सो, बिसाइड्स, इन एडिशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर, मीनवाइल, सिंस, देन, आफ्टर दैट, बिफोर दैट, टाइम, बिफोर दैट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तरतीब दिखाने के लिए
यानी सीक्वेंस दिखाने के लिए हम फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, देन, नेक्स्ट, फाइनली। इन वर्ड्स, इन फ्रेजेस का हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ अ कोहेरेंस डिवाइसेस, जिससे हम जो सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक कोहेरेंस डेवलप हो जाती है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटेंस के अंदर, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन या फ्लो जो है, लॉजिकल फ्लो किस तरह से क्रिएट होता है सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले देखा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है, ये एक सीक्वेंस है जिसको हम तारीख की तरतीब कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल राइटिंग जो है, उसके बाद नैरेटिव्स या जिसको हम बयानिया भी कहते हैं। उसके बाद प्रोसेस यानी अमल, फिर उसके बाद स्पेशल रिलेशनशिप से भी हम ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकते हैं, क्लास रिलेशनशिप से भी हम ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है, यानी तारीख की तरतीब जो है, वो क्या है। यानी तारीख की तरतीब, जिसमें हम सबसे पहले या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ यानी पैराग्राफ की तंजीम जो है, उसके उसमें हम सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी तारीख की तरतीब को देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी हम किसको कहते हैं, यानी इवेंट्स जो हैं वो जब इवेंट्स को डिस्कस करता है, जब राइटर एक किसी भी इवेंट्स को डिस्कस करता है, उन इवेंट्स को लॉजिकल फ्लो प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उनको हम लॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं। तो उनकी अरेंजमेंट का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से सीक्वेंशियल वे में या उसको प्रेज़ेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई राइटर है, वो अपनी स्टोरी में किसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है। उन इंसिडेंट्स को सीक्वेंस में उसको प्रेज़ेंट करना या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उनको देना, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उनके बारे में डिस्कस करना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यानी तारीख की तरतीब देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी जो पैराग्राफ के अंदर एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो लगी रहती है, ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलप हो जाती है। या इसके अलावा जो है बायोग्राफिकल राइटिंग, जिसको हम सवानी तहरीर कहते हैं। बायोग्राफिकल राइटिंग जो है, इसमें डेट्स को मेंशन करना, क्रोनोलॉजी में हम जैसे डेट्स को मेंशन करते हैं, तो बायोग्राफिकल डिटेल्स में हम अपनी पर्सनल इवेंट्स को हम सीक्वेंशियल वे में उसको डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है किस तरह से वो एक फ्लो क्रिएट होना चाहिए एक बायोग्राफिकल राइटिंग में। इवेंट्स किस तरह से क्रिएट हुए, उनकी जो सीक्वेंस है उनका क्या रहा है, तो उनको एक राइटर को बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल राइटिंग में उनका जो सीक्वेंस है देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नैरेटिव यानी बयानिया। नैरेटिव यानी इसमें एक राइटर के पास एक फ्रीडम रहता है कि वो इस सीक्वेंस को मैनिपुलेट करे, यानी अगर वो किसी भी अपने पीस ऑफ राइटिंग में किसी भी इवेंट को एक अ, उसके बारे में डिस्कस करे, या किसी इवेंट के बारे में जब वो डिस्कस कर रहे हैं, या उस इवेंट के अंदर किसी और इवेंट के बारे में वो में बात कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल सीक्वेंस हो या जो थॉट्स हैं वो सीक्वेंस में फ्लो हो। उसको हम नैरेटिव कहते हैं, यानी बयानिया। आपका शुक्रिया।